इलेक्ट्रॉन, ओके, मेटल्स एलिमेंट्स। तो चलिए, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस, सो मेनी, अब बहुत सारी चीजें। तो देखिए, अब बच्चे क्या है, जब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मेटल, सो फ्यू ऑफ देम आर यूजिंग दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जिसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। लाइक ऐश्वर्या ने बोला इट इज सोनोरस होता है, मैलेबल डक्टाइल होता है, दे आर लक्सरस होते हैं, दे आर, है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किसी ने बोला कि मतलब जैसे मानसी ने यूज किया कि that is metals they lose electron, they are forming that is electropositive ion, इस तरीके। तो some of them are using that is a chemical properties to define them. So what तो actually जो metals और non metals की जो definition होगी proper definition है, because these are the only elements, ये elements हैं, तो इनको हम define नहीं कर सकते हैं, तो simply elements हैं। हाँ, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हाउ वी कैन डिफाइन मेटल, ठीक है ना। सो मेटल कांट बी डिफाइंड बाय अ, ठीक है, मेटल्स को हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेटल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो एग्जिबिट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट इज प्रॉपर्टीज दे आर नोन एज दैट इज मेटल्स। तो ये चीज याद रखिएगा। तो मेटल्स को अगर हम सिंपली, अगर बहुत ज्यादा आप डेफिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है ना, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। सो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट इज द ओनली डेफिनेशन जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो हमने क्या यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की, दैट इज मेटल्स क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है ना, फॉर्मिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अब इसी बेसिस पे, अब यहां पे अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या डिफाइन कर देंगे, दैट इज दीज आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव in nature. Why they are electronegative in nature? Because they accept the electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसीलिए क्या बनाते हैं आपके इस तरीके से। हाँ, मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से, अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये इनका नेचर, ये प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट हम इसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर आल्सो द एलिमेंट्स एंड दीज आर आल्सो द एलिमेंट्स। So these are the elements which are forming electropositive ion by the loss of electrons, and these are the elements which are forming electronegative ion by the gain of electron, ठीक है ना। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरीके से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देन दे आर हैविंग अ फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इनकी फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आपने पूरा पढ़ रखा है कि दे आर, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपके लिए, दैट इज एक्सेप्शनल विल बी देयर। एक्सेप्शनल्स आपको जो है वो याद रहने चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल्स नहीं याद होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत जाएगी। नहीं, आप मेटल नॉन मेटल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि दैट इज मेटल नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या है, दैट इज कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। यानी यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वहां पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेगा। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने इसको डिफाइन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर आर द फ्यू मेटल्स व्हिच आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइक लेड इज देयर। तो आपका क्या है, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते है ना। गुड कंडक्टर्स, देयर फ्यू आर द गुड कंडक्टर्स एंड फ्यू आर दैट इज द बैड कंडक्टर आल्सो।
सेम यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करते हैं. यस ऑब्वियसली मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर मैलिबल इन नेचर, बट ऑल आर नॉट देयर. अब सोडियम को ले लीजिए, सोडियम में आप डक्टिलिटी चेक करेंगे, पॉसिबल ही नहीं. ठीक है. सो यस दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शनल्स आर देयर. मेटल्स आर जनरली सॉलिड, एक्सेप्शनल्स आर देयर. ठीक है. तो मेटल्स आर जनरली हैविंग ग्रे एंड सिल्वर कलर, वे एक्सेप्शनल विल बी देयर. तो आपको हर जगह एक्सेप्शनल्स मिलेंगे, तो आपको उन सारी प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शनल ही लर्न करनी. ठीक है ना. तो ये लर्न करते रहिए. और जो चीज यहाँ पे जो मतलब आपका एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिखने जाएंगे, फिर इस पॉइंट्स में जाएंगे. ठीक है ना. तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वैलेंसी पे आप इनकी बात करें. ऑल द मेटल्स दे आर हैविंग वैलेंसी. इनकी जो वैलेंसी होती है, अब वैलेंसी क्या होती है दैट यू नो इट वेरी वेल. यस साक्षी, व्हाट इज वैलेंसी? आज आ रही है नहीं है ना? क्यों मरियम आ रही नहीं आई? चलिए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द वैलेंसी, देखिए वैलेंसी अभी डिफाइन किया किसने? आदर्श ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल. नहीं बेटा, ऐसा नहीं. ठीक है. जो आप बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनको हम बोलते हैं क्या है? वैलेंस. समटाइम्स दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्ट एज अ वैलेंसी. ठीक है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट. यस. तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? दैट इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन, दैट इज वो होती है वैलेंसी. अगर आप इसको बोलोगे वैलेंसी, तो यस क्या है? इन सर्टेन केसेस ओनली दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी अ वैलेंसी, बट नॉट ऑलवेज. हाँ, मेटल के केस में क्या लाता है? मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंसी कहलाते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंशिएट करना हम लोग को सीखना चाहिए. ठीक है. तो वैलेंस वर्ड जो है वो कहां जुड़ेगा? वैलेंस सेल यानी लास्ट सेल. ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंसी इज व्हाट कि लास्ट सेल जो है, आपका कहने का मतलब है अगर उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं तो वो फुलफिल नहीं होता है. होता क्या है कि हमने पढ़ा अभी, देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन क्यों होता है. उसके पीछे का जो रीजन है दैट इज आपकी स्टेबिलिटी. कोई भी एटम जो किसकी बात करता है? स्टेबिलिटी की बात करता है. जैसे हम लोग क्या बात करते हैं? स्टेबल. हमने लाइफ में कर रहे हैं स्टेबल आता है. आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ने के बाद एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ एकदम सेटल करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं. लास्ट वर्ड आता है स्टेबल. ठीक है ना. सब आते हैं किसमें? स्टेबिलिटी. सर मेरी लाइफ अभी स्टेबल नहीं हो पाई, एक बार मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगा ना, फिर मैं ये करूंगा. स्टेबिलिटी. सो ऑल आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी. ठीक है. तो ये पूरा नेचर ही किस पे वर्क कर रहा है? स्टेबिलिटी को लेकर वर्क कर रहा है. सब स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो यहां पर भी ये एटम्स भी क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब स्टेबिलिटी आती कैसे? सबकी स्टेबिलिटी का कंडीशन अलग अलग. ठीक है. हमारी स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है? हमारी तो क्या होता ही नहीं है. हमारी तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन आवर डिजायर. ठीक है ना. और डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती. किसी के पास जो है वो 2 रुपए के पेन से लिखता है तो उसको 10 रुपए का पेन अच्छा लगता है. जो 10 रुपए के पेन से लिखता है उसको 50 रुपए का पेन अच्छा लगता है. जो 50 रुपए के पेन से लिखता है उसको 1000 रुपए का पेन अच्छा लगता है. 1000 वाला 10,000 के बारे में सोचता है. 10,000 खत्म ही नहीं. एंडलेस. That's why human beings are not stable. Clear? Srishti लिखा है. A measurement of the power of an atom combined with others by the numbers of hydrogen atom it can combine with or take the. बड़ा खतरनाक आंसर लिख दिया सृष्टि, डर गया मैं तो. चलो ठीक है. सो हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की. तो इसी तरीके से एटम्स आल्सो दे आर कमिंग. इनकी स्टेबिलिटी कहां पर आती है कि दे वांट टू गेन दैट, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं. एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दैट इज कि आपका दे वांट टू फॉलो द ऑक्टेट रूल. किसको फॉलो करना चाहते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं. अपने जो है वैलेंस सेल को फिल करना चाहते हैं.
कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना, वैलेंस सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। क्वेश्चन कुल मिलाकर आपका था दैट इज द कि ये दे वांट टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के ऑप्शन हमारे पास दो होते हैं, ठीक है ना, यस 89 ऑक्टेट रूल सी कहते हैं, ठीक है। आप हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए, तो ये लोग जो है वो आपका जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, आपका जो है वो डबल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन आप उसके बाद दे वांट टू ये क्या करना चाहते हैं, ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। अब अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं, दे आर हैविंग 2 ऑप्शन, ठीक है ना। अब इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशंस क्या होती है, तो हम देखें मेटल्स के केस में क्या होता है 1 2 एंड क्लियर। सो मेटल्स के केस में कितना होता है 1 2 एंड 3। अब नॉन मेटल्स के केस में चलाएंगे तो 4 5 6 7। अब आप बोलेंगे सर मेटलाइट अटलाइट, मेटलाइट की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, मेटलाइट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है। फिर सबको गुस्सा आ जाएगा सर, लेकिन अभी मेटलाइट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और स्पेशली एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ओनली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलाइट्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेटलाइट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। मेटलाइट्स क्या है, फ्यू मेटल्स एंड फ्यू नॉन मेटल्स, दे बिहेव लाइक अ, एक दूसरे से मतलब जो है अपोजिट वो जो है बिहेव करते हैं, तो उनको हमने एक नए ग्रुप में डाल दिया, दैट इज सेड टू बी अ मेटलाइट्स ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में आपका जो है 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, दे आर सेड टू बी अ मेटल्स। व्हाई दे आर सेड टू बी मेटल्स, बिकॉज़ these elements they are capable to lose the electrons, because ये क्या करते हैं, अब इनको क्या, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, that this one needs 7, this one needs 6 and this one needs 5। So कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नजर आता है कि अगर आपके पास 10 रुपीज है, मतलब आइसक्रीम 10 रुपीज की एंड आई एम हैविंग ओनली 1 रुपीज, ठीक है, और मैंने बोला यार मुझे आइसक्रीम खानी है, यू आर हैविंग 9 रुपीज, प्लीज मुझे दे दो, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। अगले को तो पारा चढ़ जाएगा, नालायक बेवकूफ समझ के रखा है, 1 रुपया तुम अपना मुझे दे दो, मैं नहीं खा लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया। तो अब इसके पास एक जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है, तो नो वन इज गोइंग टू गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास ऑप्शन क्या है भाई, इसके पास ऑप्शन ये है कि इसके पास जो है ऐसे सेल्स होते हैं। अब ये सेल अगर इनकम्प्लीट है और ये सेल हमारा कंप्लीट रहता है, क्योंकि इनर मोस्ट सेल तो हमेशा कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करके अब ये करते हैं इस सेल को ही हटा देंगे। जब इस सेल को हटा देंगे तो जो इनकमिंग सेल है वो हमारी क्या रहती है, कंप्लीट रहती है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है ना, सोडियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। अब देखिए यहाँ पे इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो आप देख रहे हैं इसका जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये यहाँ पे दैट इज ये तो फिल है। तो ये क्या करता है, मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, जाने दो, एक इलेक्ट्रॉन को जाने दो, हमारा इनर मोस्ट जो है सेल वो क्या है, कंप्लीट है, एंड वी विल बिकम स्टेबल। सो दे फील ना, इनकी जो स्टेबिलिटी है, देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेना चाहते हैं। एंड व्हेनेवर एनी एलिमेंट और एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन दे ऑलवेज एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं they are said to be electropositive in nature, that's why metals are said to be electropositive in nature, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, आयंस होते नहीं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। बार बार ये चीज बोलूंगा, ये इनकी मतलब डेफिनेशन नहीं है, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, दैट इज 1 2 3 होते हैं, और यही इनकी वैलेंसी होती है, बिकॉज ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और क्योंकि वैलेंसी क्या चीज है, हाँ अभी तो वैलेंसी की हमने बात ही नहीं की, हम लोग तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करते रह गए। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 3, और इनका होता है 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 अगर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या चीज होती है, तो वैलेंसी होती है दैट इज द these are the number of electron which take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या, पढ़ा आपने पीछे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है ना। ये दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जब वो आपस में आके मिलना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेंगे भाई, दो जो एटम्स हैं वो आपस में आके मिलना चाहेंगे तो उनके पास मिलने के लिए 2 3 ऑप्शन होते हैं। 1 दे मे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे या शेयर कर लेंगे। ठीक है, दो ही ऑप्शन क्या है, एक्सचेंज कर लेंगे या शेयर कर लेंगे। तो इसी दो तरीके से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जब उस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, दोज हु आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ पे कितने करेंगे, दैट इज 1 2 3, जो प्रेजेंट है यही करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ओनली सेट, बिकॉज़ मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जस्ट ओनली टू एक्वायर दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक पाने के लिए। इट मींस क्या है आपका कि दैट इज यही इनकी वैलेंसी हो जाएगी। बट इन केस ऑफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 5 6 7 8। अब अगर आप इनसे बात करें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नीडेड अ 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन शेयरिंग, दैट इज अ 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 5 है, इट नीडेड ओनली 3, तो डील्स विद ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन से डील कर रहा है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्सेप्ट करेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन, ओनली 3, सो इट्स वैलेंसी विल बी 3। सो क्या है वैलेंसी, क्या है वैलेंसी, शोज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ठीक है ना, वैलेंसी क्या होती है, इट टेल्स अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, इट टेल्स अबाउट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दैट केमिकल इंटरेक्शन, यानी केमिकल जो रिएक्शन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, उनकी बात करता है। That is said to be a valency. So valency is never be a valence electron. ठीक है, it may be a valence electron in case of metals. The valence electrons are also said to be a valency. ठीक है ना, क्योंकि because these are the only electrons which take part in chemical reaction. But in case of non-metals, that is the valence electrons are not valence. ठीक है ना, तो वैलेंसी कुछ और नहीं है, वैलेंसी क्या, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो वो किसी एक एटम से दूसरा एटम जाके कंबाइन होता है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसी पे डिपेंड करती है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वही कंबाइनिंग कैपेसिटी आपकी क्या कहलाती है, दैट इज वैलेंसी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वैलेंसी क्या चीज है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो सम टाइम आपको लगेगा कि वैलेंसी ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होती है, बट नॉट ऑलवेज। और एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं होती है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, नहीं। वेल आपकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी मे बी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट डिपेंड कितने इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी कभी भी जो है वो क्या होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 and 3 and 4 देन अगेन कम बैक। ठीक है ना, वैलेंसी कभी भी इससे ऊपर नहीं होती। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी को? सो अब हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते थे कि मेटल से हम आपका जो है किसी भी एटम से अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 है तो आप बता सकते हैं कि मेटल है, और किसी के में अगर आपका 4 5 6 7 8 है आप बता सकते हैं कि वो क्या है, नॉन मेटल। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन कर रहा है, मतलब लूज कर रहा है, देन इट इज मेटल, अगर वो गेन कर रहा है देन इट इज अ नॉन मेटल। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये चीजें होती है आपकी। अब जहां पे हम वैलेंसी की बात करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे वैलेंसी वर्ड का इस्तेमाल इनको डिफाइन करने के लिए नहीं किया। 1 2 3 ये क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 3 है। नॉन मेटल्स की इसकी बात करेंगे तो आपकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, फिर कितनी है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब देख रहे हैं वैलेंसी तो मैच कर जाएगी, वैलेंसी तो आपकी मैच कर रही है। ठीक, तो वैलेंसी के बेसिस पे कभी हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंशिएट कर देते। ठीक, ये हो गया आपका ये पार्ट। अब आते हैं, अब आप अपना वो पुराना वाला जो है क्लास 7 8 वाला शुरू कर सकते हैं कि मेटल्स आर द
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर आपके जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट की बात कर लेंगे। सर वी कैन से दैट मेटलॉइड्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज, फिर वही बात हमने साक्षी सिंह आपको फिर से वही कहा कि अगर हम एलिमेंट्स आर ऑफ ओनली टू टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं कि मेटलॉइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी थोड़ा सा पावर फेलियर हुआ, आपका नेट बंद हो गया था। ठीक ठीक ठीक, फिर से हम लोग की मुलाकात हो गई है। वेट वेट वेट, यस वॉइस आ गई है, आ गई, मेरी आवाज वापस आ गई। हम्म, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मेटलॉइड्स की बात करने जा रहे थे। तो हम लोग जब मेटलॉइड्स की बात कर रहे थे, सो 6 जो है एलिमेंट्स है जिनको हम लोग मेटलॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आपका कौन है, दैट इज 3 मोर आर देयर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इनकी कि अगर इनके अंदर ऐसा क्या है कि इनको हमने मेटलॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। अब देखिए आउट ऑफ 6 3 आर मेटल्स एंड 3 आर नॉन मेटल्स। जो हमने 6 को डाला हुआ है वहां पे उनकी कैटेगरी में, ठीक है, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में, आउट ऑफ दिस 3 आर मेटल्स एंड 3 आर नॉन मेटल्स। जब वो मेटल ही है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब वो नॉन मेटल, इसका मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कोई भी इनके बीच का नहीं था, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन की बात करिए हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन क्या है आपको, हाइड्रोजन समटाइम इट जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन, समटाइम इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन याद रखिएगा वो जनरली आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहता है, जनरली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो हम इसको नॉन मेटल में ही काउंट करते हैं,
ये याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं जहां पर भी कंबाइन हो रहा होगा इस तरीके से। हाँ, अब इसकी बात करते हैं जनरली। हाँ, इसके बाद हाँ जर्मेनियम है आपका, यस, सिलिकॉन है आपका, आर्सेनिक है आपका, और एएसडी और एसीजी। हम एक और तीन और नाम याद करिएगा। बिस्मथ है, नहीं नहीं बिस्मथ नहीं है, कौन है एक और आपका मेटलॉइड्स कैटेगरी दिया हुआ है कहीं पे, पीरियोडिक टेबल पे देखिए, पीरियोडिक टेबल। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर, आ रहा है। पीरियोडिक टेबल पे देखिए। यस, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है ना। तो इस तरह से आपके जो है ये बोरोन, ये दे आर, हाँ एंटीमोनी, ये सब क्या है आपके, दे आर एग्जिबिटिंग आपके जो मेटलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं उसके पीछे रीजन होता है, ऐसा नहीं। अब सिलिकॉन की बात कर लीजिए, सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल, अच्छा खासा नॉन मेटल, ठीक है। बट there are the few reactions which are, there are the few properties which are resembles with the metals, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि मेटोलाइट। और कोई रीजन नहीं है, जर्मेनियम मेटल है लेकिन क्या है, समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ नॉन मेटल, ठीक है। तो इसलिए हम उनको बोल देते हैं क्या, दैट इज, हाँ वो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है, वो अलग चीज होगी, सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल्स होते हुए कभी कभी कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी तरह वो नॉन मेटल होते हुए कभी कभी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इनकी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी अ, ठीक है ना, वहां पर। अब इनकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव की, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड करके रखिए। हाँ, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कहीं कहीं आपको मिलेगी कि मेटल होते हुए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर दिया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमने देखे थे, जैसे आपने पढ़ा था एल्युमिनियम को, जिंक को, ठीक है ना। अब देखिए आज कोई भी मेटल जो है वो बेस से रिएक्ट नहीं करता, कोई भी मेटल जो है बेस से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। बेस से रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि योर एसिडिक इन नेचर, बेस से रिएक्ट करने का तो मतलब ये ना योर एसिडिक इन नेचर, एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जिंक, एल्युमिनियम और आपके पढ़ा था इट इज, ठीक है। तो ये जो आपका लेड की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं आपके, ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं बाय द रिएक्शन विद बेस। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, दे आर एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं ना कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ बेसिक एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ एसिडिक, ठीक है। तो यहां पे आती ये जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी प्रॉपर्टीज में, जहां से हम लोग इनको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कि मेटल्स होंगे नॉन मेटल्स होंगे ना, इस तरह की बातें किया जाती है। बाकी वो होते मेटल और नॉन मेटल ओनली आर द टू कैटेगरीज, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है एलिमेंट्स, ठीक है। वो सिर्फ हम लोगों के द्वारा बनाई गई कैटेगरी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे थे। चलिए अब हो गया आपका, नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम लोग कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स क्या होते हैं जनरली, क्या होते हैं, दे आर सॉलिड। एक मिनट आता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, सर का एक क्लास। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आपके अरुण सर को थोड़ा सा काम था।
तो जल्दी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। अब एक एक्सेप्शनल, सारे सॉलिड ही एक्सेप्शनल क्या है, मरकरी। तो याद आपको क्या करना है, मरकरी को याद करना है। हमें ये याद करना है कि मेटल्स कौन कौन सॉलिड पाए जाते हैं, हमें ये याद करना है कि कौन सा मेटल सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि सारे तो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शनल कौन होता है, मरकरी। ठीक है, इसके अलावा भी दो और होते हैं। कौन से होते हैं दो? यस सारा। अरे सारा बहुत दिन के बाद आई, सारा से क्वेश्चन ही नहीं पूछे मैंने, है ना, वेलकम ही नहीं किया सारा को। यस सारा, वेलकम टू माय क्लास। यस यस, कौन से और दो मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं? मेरी आवाज जा रही है ना अब तक? यस जावेद, आर यू एबल टू हियर मी? राइट सम कमेंट जावेद, यस सर नो सर करो। मेरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई क्या आप लोगों के साथ? हाँ मतलब यस यू आर ऑडिबल है, ठीक है, चलिए थैंक यू। सो नहीं, ब्रोमीन तो नहीं है, ब्रोमीन नॉन मेटल में। चलिए ठीक, पोटेशियम नहीं है, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है ना, गैलियम सीजियम, ठीक है ना, देख लीजिएगा। गैलियम और सीजियम भी दो ऐसे आपके जो है मेटल्स होते हैं विच आर क्या है आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्वेश्चन ये भी होता है सर, हमेशा तो हम लोग को ये सिखाया गया मरकरी इज ओनली द मेटल, तो गैलियम सीजियम का नाम क्यों नहीं लिया गया? सारा कुछ बोल नहीं रही है, सारा गैप होगी, सारा ही थी ना कि कोई और था? दिया आप लोगों की बुक में देखिएगा, नाम दिया होगा शायद, मेरी बुक में तो नहीं दिया है। चलिए ठीक। अमर, अमर व्हाट इज दिस? अलॉय, अलॉय क्या है? लगता है सब लोग आंसर ढूंढने चले गए, चलिए कोई बात नहीं है। सो ये हो गया आपका कि जनरली दे आर सॉलिड, ठीक है। नहीं, टॉक्सिटी के कारण नहीं बेटा, इनको सिर्फ ये कि दे आर नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस, अभी जाके सारा ने आंसर दिया, थैंक यू सारा, ठीक है, आपने एक्चुअली आंसर दिया, मुझे तो लगा सारा गायब हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका कि आपका मेटल्स में सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, जो ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में रहता है, बट गैलियम और सीजियम भी ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बट नॉट एट रूम टेम्परेचर, स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को राइज करिए, गैलियम सीजियम लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम, दे आर नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ गैलियम एंड सीजियम अलोंग विद दैट इज मरकरी, ठीक है, बट होते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है आपका, अब यहां पर बात कर लेते हैं किसकी, हाँ, अब अगला प्रॉपर्टी है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ठीक है। अच्छा, ये भी बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिलता है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, हु विल गिव द आंसर? द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटल्स में, आप पढ़ रहे हैं ना, तो मेटल्स में एक चीज और ये पता होनी चाहिए कि देयर इज अ मेटल व्हिच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, कौन सा है? आर्यन 2 का कहना है आयरन, साक्षी सिंह का कहना है एल्यूमिनियम, सारा पांडे का कहना है एल्यूमिनियम,
answer is aluminium is the most abundant metal on earth crust and the second position taken by iron. ठीक है, so आर्यन you are also correct. ठीक है, आयरन जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है आपका? एल्यूमिनियम. ठीक है, सो अब थोड़ा सा जो है साक्षी और आर्य में लड़ाई हो रही है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं 7%. ठीक, अब नहीं लड़िएगा. क्लियर? सो 7% on earth crust aluminium will be found, and where the percentage of iron will be 4%. सर बस सर अगर तो सिर्फ हमने आयरन ही आयरन देखा है, एल्यूमिनियम तो मैंने नहीं देखा ही नहीं. सारे घर जो है आयरन से बने हुए हैं, स्कूल बिल्डिंग सब कुछ आयरन से बना हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट होता है. जान लीजिए. ठीक, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट. अभी देखिए ये सब क्वेश्चन ना वन वर्ड में आपके पूछे जाएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है कि इनका मिस आउट नहीं होने चाहिए. ठीक है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एंड द सेकंड दैट इज आपका क्या है? आयरन टेक्स द सेकंड पोजीशन. ठीक है, 4% पाया जाता है और ये 7% पाया जाता है. पाए जाने की हम बात कर रहे थे, यूज की बात नहीं कर रहे थे. ठीक है, और ऐसा कुछ तो छूट नहीं रहा है इंपॉर्टेंट चीजें. हाँ, अब इसके बाद आ जाइए, सीधा सीधा प्रॉपर्टीज पे चलना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टीज टेबल में सबसे पहला हम लोग लेते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड. जनरली दे आर हार्ड, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. ठीक है, ऐश्वर्य पांडे कौन सा ऐसा होता है जो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है? छोटी क्लास से पढ़ा, 7th क्लास से. फटाक से आप भी ऐश्वर्य बताएगा आंसर. यस, वाह, सबने बता दिया. सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर द आपके क्या है? दैट इज दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स. इतने सॉफ्ट हैं कि आप उनको केक की तरह नाइफ से कट अप कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? आपको एक और गुड न्यूज बताता हूं. आयरन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आयरन हार्ड है कि सॉफ्ट है? है ना, सब लोग लगे सर आयरन इज सो हार्ड, है ना. आपको पता होना चाहिए कि आयरन इज सो सॉफ्ट. प्योर आयरन काफी सॉफ्ट होता है. इवन प्योर आयरन होता है, ऐसे दांत आया दबा लीजिए, चिंगम का चिपक जाएगा. ठीक है ना, सर ने खूब दबाया. पता है ना आपको कि ये चैप्टर पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि बेसिकली मैंने अपना 12 इयर्स जो है वो स्टील इंडस्ट्री को दिया हुआ है. तो मैंने तो आयरन को बहुत अच्छे से जाना है. तो हम लोग टेस्ट ही करते थे. जितना ज्यादा प्योर होगा मुंह में रखेंगे, दबाएंगे, चिपक जाएगा. बेस्ट आयरन, क्वालिटी टेस्ट, लैब तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है ना. तो ये होती है सॉफ्टनेस. बहुत हार्ड होता है ना मेटल, हम लोग नाम सुनते हैं आयरन. आप जिस हार्ड मेटल की बात कर रहे हैं वो आयरन नहीं है, वो स्टील है. अंडरस्टैंड? हम बोलते हैं स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे थे. मैं जब वहां पे गया स्टील इंडस्ट्री, तो मैंने क्या सोचा, स्टील इंडस्ट्री का मतलब अपनी स्टेनलेस स्टील की ग्लासेस आती, तो सोचा यहाँ पे ऐसा स्टील बनता हो. मेरे से बोला कि जस्ट गो एंड फाइंड आउट वेयर इज द स्क्रैप. मैंने कहा स्क्रैप ऐसा क्या ढूंढना है? स्टील कलेक्ट करना है. अब मैं वहां जाके ढूंढ रहा हूँ वेयर इज द स्टील, वेयर इज द स्टील. मैं तो ऐसा वाला स्टील ढूंढ रहा था ना. देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि आर्यन ने कि व्हाई एल्यूमिनियम इज एक्सपेंसिव देन आयरन इवन इट इज अ मोर अबंडेंट. देखिए किसी चीज का चीपर होना इस बात पे डिपेंडेंट नहीं करता है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो वो चीपर हो. बात ये होती है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल होने के बाद भी क्या उसका एक्सट्रैक्शन इतना मतलब जो है प्रॉफिटेबल आता है. एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी जहां से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम द बॉक्साइट ओर. ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट ओर से निकाला जाता है. तो जो उसका प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट इज आप एल्यूमिनियम का कराते हैं, वो आयरन के एक्सट्रैक्शन से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है ना. यस, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, तो वो आपके लिए जो है देखना ये है कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं.
जैसे अभी हम लोग स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो एक्चुअली वी आर यूजिंग हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ओर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आयरन इंडस्ट्रीज में हम लोग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर का इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसी में चैप्टर पढ़ेंगे कि आयरन के ओर्स कौन से हैं। तो अब तो मोस्ट जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो क्या है, आयरन ओर कौन सा है, दैट इज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। इसके अलावा फिर हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, आयरन पायराइड यूज करते हैं, आयरन ब्लेंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, दैट इज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। सबसे बेस्ट कौन सा है, मैग्नेटाइट, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता कौन है, हेमेटाइट। ठीक है ना, किससे एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है, हेमेटाइट से। क्यों, मैग्नेटाइट अच्छा है फिर भी उसका एक्सट्रैक्शन जो मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज नीडेड हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, उतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करना रिस्की होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री में एक बार ला दिया गया, दैट इज आपने कभी देखा कंक्रीट वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग दिस वन, वो छोड़ दो बेटा, वो क्यों लेफ्ट कर दिया, वो बात की बात है। ठीक है, अब घरों में अपने कंक्रीट यूज करते हैं। एक्चुअली जो आयरन और हेमेटाइट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, जो मैग्नेटाइट और होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो स्टील मतलब आयरन की तरह दिखता है, ब्लैक ग्रेइश कलर का। आपको ग्रे कलर का अगर दिख गया, ऊपर से मडी होगा, मतलब आपको दिखेगा ब्राउन, लेकिन अंदर जब तोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और मैग्नेट पे टच करेंगे, मैग्नेट पे टच हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक होता है, कौन सा, मैग्नेटाइट, इसलिए उसका नाम ही रखा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो हेमेटाइट जो है वो ब्राउन एकदम पत्थर की तरह नजर आएगा, छोटे छोटे ब्राउन कलर के पत्थर मिलते हैं उस तरीके से। तो कोई भी आयरन और बोल देगा तो आप जाके पहचान जाओगे हाँ ये आयरन और। अब कॉन्क्रीट जैसा आयरन और हमारी इंडस्ट्री में ला दिया गया, बोला गया कि इससे आयरन एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, लाया, बहुत सस्ता मिला, बहुत ही सस्ता मिला। तो हमारे शेड बड़ी पूछते कि इतना सस्ता आयरन और है, इसको चलाएंगे और इससे हम बना लेंगे, दैट मोर प्रॉफिटेबल। जब हम लोगों ने इसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, तो व्हाट वी विल फाउंड दैट कि जहां हम हेमेटाइट 1 टन डालते थे और वहां पे हमें 60 केजी जो है, मतलब आपको 600 केजी जो है रिटर्न बैक आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 30%, यानी जहां 60% आ रहा था वहां पे कितना आने लगा, 30%। 1 टन पे इतना कर, तो अब आपका जो उस पे एक्सपेंसेस गए हैं वो 30% प्रोडक्शन मिलेगा, तो आपका एक्सपेंस कहां पहुंच गया। तो आप जो बोल रहे हैं ना एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इज मोर कॉस्टली देन एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। बहुत सस्ता होता है आयरन का एक्सट्रैक्शन। सिंपली आपका जो है इंडिया में जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल मिलता है उसका यूज करके हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत चीपर है, दैट्स व्हाई स्टील इज मोर, दैट इज चीपर एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। समझ में आयरन क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो अबेंडेंट होना इज नॉट ओनली द रीजन। ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन करना भी तो बहुत है ना, अपने पास बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं, स्टिल वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट करके खरीद के लाना इट इज चीपर एज कंपैरिजन टू दैट कि अपने ऑयल वेल से ऑयल को निकाल लेना। हम यहाँ पे जो है 1000 करोड़ रुपए का एक सेटअप तैयार करेंगे, उससे निकालेंगे, और उससे जो हमें ऑयल मिलने वाला है वो कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा, कब, जो वहां से इंपोर्ट कर ले रहे हैं। हाँ, अगर वहां से आने वाला इंपोर्टेड आपका जो है ऑयल वो बहुत महंगा हो जाएगा, कि इतना महंगा हो जाए कि वो मतलब 500 रुपए लीटर मिलने लगे, तो हमारे यहाँ से ऑयल हम निकाल लेंगे, वो 200 रुपए लीटर मिल जाएगा। तब आपके लिए वो चीपर है, क्योंकि वो 200 मिल रहा है, वहां का 500 मिल रहा है। आज यहाँ 200 मिलेगा और आपको जो है वहां से इंपोर्टेड ऑयल कितने मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है। आप किसको प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे। हम इसी स्टील को यूज करके हम अपने आयरन ओर को इस्तेमाल करके स्टील बनाते हैं, और हमारे यहाँ स्टील जो 40 रुपीज केजी मिलता है। चाइना हमारे यहाँ से आयरन ओर खरीद के लेके जाता है, और वहां से अपना जो एक्सपोर्ट करता है स्टील 30 रुपीज के रेट से एक्सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि उनके वहां की टेक्नोलॉजी जो है चीपर है, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्टलियर है। ठीक है, वहां पे जो मैन पावर है वो बहुत ही जो है वर्क को लेकर बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जो हमारे यहाँ के 10 लोग काम करते हैं वहां का एक ही आदमी अकेले काम करता है, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो क्या रिड्यूस, वहां के एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं, यहाँ के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वहां का स्टील सस्ता है, हमारा स्टील क्या महंगा हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मतलब किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन पे आने वाला एक्सपेंस डिसाइड करेगा कि वो मतलब आपका जो कॉस्टली होगा कि नहीं होगा। ठीक है, रदर देन कि वो अबेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि विच आर सेड टू बी अ ओर। ओर की डेफिनेशन ही होती है कि ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच वी आर गेटिंग
दैट इज द मेटल्स इन अ प्रॉफिटेबल अमाउंट, है ना, इकोनॉमिकली जो है वो होना चाहिए आपका। इकोनॉमिकल अगर नहीं है तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, फिर हमारे लिए वो बेकार। ठीक है अरे, तो अभी क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके चलिए ठीक है। हाँ 1 बज गया, बच्चे सब भाग गए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने। फिर बात करते हैं किसी दिन, पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।